राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो टॉपिक्स हो गए थे हमारे, उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्दर हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम कुछ कुछ बातें जो है परावर्तन से जुड़ी हुई पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसकी वजह से हम आसपास की चीजें देख सकते हैं। फिर देख कैसे सकते हैं, जब प्रकाश किसी चीज से आकर के टकराता है, ठीक है, आपतित किरणें आती है प्रकाश से, किसी चीज पर टकराती है और टकरा करके परावर्तित होकर के जब वो किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो परावर्तन है, कैसे समतल दर्पण से परावर्तन होता है। हमने देखा था कि आपतित किरणें क्या होती है, परावर्तित किरणें क्या होती है, लंबवत क्या होता है। आपतन कोण के बारे में पढ़ा था हमने, परावर्तन कोण के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो ये है कि कैसे परावर्तन होता है गोलीय दर्पणों से। हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे और गोलीय दर्पणों से कैसे परावर्तन होता है वो पढ़ेंगे। गोलीय दर्पणों के यूजेस हम पढ़ेंगे कि किस किस काम में लिए जाते हैं। क्यों अब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, एक सवाल ये आता है कि यार समतल दर्पण से काम नहीं हो रहा था। समतल दर्पण होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के बारे में हमने पढ़ा था। जो समतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा आभासी होता है। एक मेन पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि जो समतल दर्पण जो बिंब प्रतिबिंब बनाएगा वो बिंब के सेम आकार का होता है। मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा ना, उतना ही साइज आपके प्रतिबिंब का होगा। लेकिन गोलीय दर्पणों में क्या है, आपको छोटे प्रतिबिंब भी मिलते हैं, बड़े प्रतिबिंब भी मिलते हैं, और भी बहुत सारी ऐसे इनके गुण हैं जो हमें समतल दर्पण में देखने को नहीं मिलते हैं। जो उसकी वजह से ये जो गोलीय दर्पण है वो खास बन जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम इनका बहुत सी जगह इस्तेमाल कर पाते हैं। तो गोलीय दर्पण होते क्या है, हम पहले ये देखेंगे। गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। समतल दर्पण में हमने क्या देखा था कि समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होगा, वो समतल होगा, प्लेन होगा, कोई उसमें मुड़ाव नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा सीधा परावर्तक पृष्ठ होता है समतल दर्पणों का। लेकिन जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं उनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोल होता है, इस तरीके का होता है, ऐसा। अब इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। तो अभी हम गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा देख सकते हैं कि भाई ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण का आप सीधा सीधा एग्जाम्पल अपने घरों में क्या देख सकते हैं, चम्मच। इस चम्मच को क्या करना है, आपको चम्मच लेना है, उसमें अपना फोटो देखना है, अपने आप को देखना है, और एक बार चम्मच को आप अपने पास लेके जाइए, चम्मच को पास ला करके अपने आप को देखिए, चम्मच को दूर ले जाइए, फिर अपने आप को देखिए। तो आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे आप चम्मच को पास में या दूर ले जा रहे हो ना, तो आपका जो प्रतिबिंब है उसका आकार बदल रहा है। और जब आप चम्मच को बहुत ज्यादा पास से देखोगे ना, तो आप अपनी जो अपना प्रतिबिंब है उसको उल्टा देख पाओगे, और दूर करोगे ना तो आपको प्रतिबिंब सीधा दिखेगा। तो यहाँ पर जो चम्मच है, यहाँ पे इस चम्मच से हम गोलीय दर्पण का सीधा सीधा उदाहरण देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये प्रतिबिंब बनाते हैं। अब गोलीय दर्पण जो है हमारे पास में वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो है हमारे पास में दो प्रकार के होंगे। पहला होगा हमारे पास में उत्तल दर्पण। पहला दर्पण जो होगा हमारे पास में वो होगा उत्तल दर्पण, और दूसरा जो होगा हमारे पास में होगा वो अवतल दर्पण। दूसरा जो होगा हमारे पास में वो होगा अवतल दर्पण। क्या फर्क होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में? आपका जो अवतल दर्पण है, पहले हम अवतल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो अवतल दर्पण है इसको इंग्लिश में हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं।
अवतल दर्पण जो है हमारा कॉनकेव मिरर के नाम से भी जाना जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, होता तो ये गोलीय दर्पण ही है, लेकिन इस अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, पीछे से मिरर को पॉलिश कर देंगे, पीछे से दर्पण को पॉलिश कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मिरर है, जो कांच है, वो किसका बना हुआ होता है, तो कुछ कुछ बच्चों ने आंसर्स दिया था, मैंने देखा भी था, बहुत सारे बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने आंसर किए थे, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे, तो वेरी गुड। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा ये कांच होता है, ये एक स्पेशल टाइप की मिट्टी से बनता है जिसको हम सिलिका सैंड बोलते हैं। इस सिलिका सैंड को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और उससे कांच बनाए जाते हैं। फिर इस कांच के पीछे हम सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं क्योंकि सिल्वर सबसे ज्यादा अच्छा परावर्तक होता है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज है, ये लाइट को बहुत ज्यादा, प्रकाश को बहुत ज्यादा अच्छे से परावर्त कर देता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है इसके अंदर, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको सोखता नहीं है, मोस्ट ऑफ जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, सबको वापस भेज देता है, जो इसको अच्छा रिफ्लेक्टर बनाती है। और उसके बाद में अब इस सिल्वर की लेयर लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अब ये पेंट आपको रेड कलर का भी मिल सकता है, ऑरेंज कलर का भी मिल सकता है और ब्लैक कलर का भी मिल सकता है। ठीक है, क्यों पेंट करते पीछे, ताकि वो जो आपने सिल्वर की लेयर लगाई है ना, उस सिल्वर की लेयर डैमेज ना हो, तो प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव के लिए हम इसके पीछे दूसरा कलर कर देते हैं। हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या था। तो नॉर्मल मिरर है, देखो बनते कैसे हैं ये भी बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास में कोई इस तरीके का गोला होता है, ये कांच का गोला है, इस कांच के गोले को क्या कर देते हैं, इस कांच के गोले की हम कटिंग कर देंगे, इस तरीके से इसको कट कर देंगे। कट कर दिया, अब इसको कट करेंगे ना तो हमारे पास में इतना सा हिस्सा आ जाएगा। अब हम इस हिस्से का कौन सा साइड पॉलिश कर रहे हैं, साइड पॉलिश करने से ये अवतल बन सकता है या उत्तल बन सकता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, हम इसको पीछे से पॉलिश कर देंगे, पीछे का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, हम इसको पॉलिश कर देते हैं, इसको पॉलिश हम कर देंगे, पीछे से पॉलिश कर देंगे। और इसका जो सामने वाला पृष्ठ होगा ना, ये परावर्तक पृष्ठ रहता है इसका। अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, सामने वाला जो हिस्सा होता है, अंदर धसा हुआ हिस्सा जो है, अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा जो है ना, वो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। अवतल दर्पण में क्या है, जो धसा हुआ हिस्सा है वो उसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो कहलाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण के अंदर सेम ऐसा सी बनाना है आपको, बना दिया, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, हम इसको अंदर से पॉलिश कर देंगे, अंदर वाली साइड को पॉलिश कर देंगे और बाहर वाली साइड जो होगा ना, इसका बाहर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ इसमें रहेगा, परावर्तक पृष्ठ इसका वो रहेगा। एक सेकेंड, मतलब अगर आपने अंदर से धसे हुए हिस्से को पेंट नहीं करा है, अंदर से धसे हुए हिस्से को हमने पेंट नहीं करा, तो अंदर वाला हिस्सा जो है हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। मतलब ऐसे दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ हिस्सा जो है, अंदर वाला हिस्सा जिसका परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, वो अवतल दर्पण हो जाते हैं। और जिसका बाहर उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ होता है, वो हमारे उत्तल दर्पण हो जाते हैं। बनते कैसे हैं, बड़ा सा कांच का बॉल होता है, उसको हम कट कर देते हैं और कट करके जो हमारे पास में पीस आता है, वही हमारा या तो अवतल दर्पण बनेगा या फिर उत्तल दर्पण बनेगा। ये किस पर निर्भर करता है कि आप उसकी कौन सी साइड को कलर कर रहे हो। अगर आपने उसको पीछे से पॉलिश कर दिया है तो उसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो परावर्तक पृष्ठ रहेगा, तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और अगर आप पीछे वाले हिस्से को, अंदर वाले हिस्से को पेंट कर रहे हो और बाहर जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको आप परावर्तक पृष्ठ की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो पीस है आपका, ये क्या कहलाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। दोनों की ही अलग अलग विशेषताएं होती, दोनों के अपने अलग अलग गुण होते हैं। ये अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, ये अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से दोनों को हम अलग अलग जगह यूज भी करते हैं। बहुत अच्छे से हम इनका यूज भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो ये आपके पास में डेफिनेशन आ गई, परिभाषा क्या गई। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धसा हुआ होता है। देखो मैंने आपको क्या बोला है कि इसको किसी ना किसी अपन ने गोले से काटा होगा। अब अगर मैं बाहर वाला हिस्सा जो है वो पेंट कर दूंगी,
मान लो इतना मैंने काटा है, अगर मैंने बाहर वाला हिस्सा पेंट कर दिया तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसकी तरफ धसा हुआ है, सेंटर की तरफ, अंदर के केंद्र की ओर धसा हुआ है ना। इस तरीके से हो जाएगा, ये कैसा भी बना सकते हो, बस बाहर वाला आपको पेंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, ऐसे अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, तो वो कौन सा हो गया है, अवतल दर्पण हो गया है। देखो पीछे इसका पेंट करा हुआ है तो पॉलिश किया हुआ भाग, और अंदर वाला हिस्सा जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण क्या होता है कि इसका बाहर वाला पृष्ठ जो होता है ना वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है हम उसको पॉलिश कर देते हैं। अब जब हम अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये समझना, हमारा मुख्य काम क्या है कि ये समझना कि किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा फिर उसको देख करके हम इनको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब ये प्रतिबिंब बनाते हैं, उन प्रतिबिंब की रचनाओं को समझने के लिए पहले इनसे रिलेटेड, इन गोलीय दर्पणों से रिलेटेड कुछ पद हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि इस दर्पण का पोल, इस दर्पण का ध्रुव, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, द्वारक क्या होता है। तो सारी चीजें, कुछ ऐसे पद हैं जो गोलीय दर्पण से जुड़े हुए हैं, तो पहले हम उन पदों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों को पढ़ेंगे। हम देखो गोलीय दर्पण के भाग, अब इसके जो आप दर्पण देखते हो ना, इतना आसान था जो आपने देखा है, कौन सा बना रही हूं मैं, बताओ कौन सा है ये, कमेंट करो। अवतल दर्पण है ये, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों, मैंने पीछे से पॉलिश कर दिया तो कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया है। अब अवतल दर्पण जो है ना, ये सिर्फ इतना सा सिंपल नहीं है, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। तो उन सारे भागों को हम समझने की कोशिश करते हैं, या फिर वीडियो खत्म होते होते आपको सारी चीजें अच्छा से क्लियर हो जाएगी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से इंगित किया जाता है। अब जो हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, कोई दोनों बना लेंगे हम, गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ कौन सा, इसका ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है ना, इसका जो ये अंदर वाला है, पूरा हट गया, बाहर से पॉलिश कर रही हूँ तो अवतल, बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि दिमाग में याद हो जाए आपको, एक ही बात रिपीट इसलिए की जाती है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बाहर से पॉलिश कर दिया मतलब अवतल दर्पण। अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये जो सी बना हुआ है इसका परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन सा है, इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही हम क्या बोल देंगे, इसका इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही हम क्या बोल देंगे, इसका पोल बोल देंगे। तो इसका जो केंद्र है, इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो वही इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश में पोल बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको पोल बोलने के कारण ही हम इसको पी से इंगित करते हैं। मतलब आपका जो दर्पण आपको दिया हुआ है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोल रहे हैं, ध्रुव बोल रहे हैं। ये तो अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। हम उत्तल दर्पण का ध्रुव भी बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर से हम इसको पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर से पॉलिश कर दिया है, अंदर से पॉलिश कर दिया है। अब बाहर वाला जो परावर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका ध्रुव जो है हो गया। क्या है ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम ध्रुव बोलते हैं और इसे पी से इंगित किया जाता है, पी से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पे आओ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ को एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोलता है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि गोलीय दर्पण को हम किससे बनाते हैं, गोलीय दर्पण को हम किसी गोले से काट के बनाते हैं, तभी तो इसको गोलीय दर्पण बोल रहे हैं। तो जिस गोले से मैंने इसको काटा है, जिस गोलीय दर्पण से मान लो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया होगा, इस तरीके से कट कर दिया होगा, तो ये जो हमारा दर्पण बना है, ये जो हमारा दर्पण बना है ये किसी बड़े गोले से बना है। अब इस बड़े गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होगा, इस बड़े गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा, गोला है तो केंद्र तो होगा ही। तो इस बड़े गोले का जो केंद्र होता है, वही जो इस बड़े गोले का केंद्र है वही इस दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता का केंद्र कहलाता है। मतलब जब मैंने इस सर्कल को, मैंने इस गोलीय दर्पण को किसी बड़े
गोले से काट करके बनाया है। जब मैंने, मान लो ये मेरा दर्पण है, इस दर्पण को क्या करा है मैंने, इस दर्पण को मैंने किसी बड़े बड़े गोले से काट करके बनाया है। तो इस बड़े गोले का जो केंद्र होगा ना, इस बड़े गोले का जो केंद्र है, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र भी कहलाएगा, वही इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या बोला है मैंने कि हम दर्पण को जिस भी गोले से काट करके बना रहे हैं, हमने दर्पण को जिस भी गोले से काट करके बनाया है, उस गोले का जो केंद्र होगा, उस गोले का केंद्र हमारे दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। नाम से समझो, वक्रता, वक्रता केंद्र मतलब वक्र का केंद्र। अब ये हमारा गोलीय दर्पण है तो किसी ना किसी वक्र से तो बनाया होगा, तो जिस वक्र से इसको बनाया है उस वक्र का केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। जिस सर्कल से आपने इसको कट करके बनाया, उस सर्कल का सेंटर ही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे बॉल होती है, बॉल को बीच में से काट दो, तो बॉल का जो सेंटर होगा ना आपका, वो कटी हुई बॉल का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वही होगा। जो ओरिजिनल बॉल का सेंटर है, जो वास्तव में आपका बॉल का सेंटर है ना, इस पूरे गोल का जो, इस पूरे गोले का जो सेंटर है ना, वही सेंटर इस इससे कटे हुए दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर सी से इंगित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट, इसीलिए हम इसको यहाँ पर सी से इंगित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो, हम दो चीज पढ़ चुके हैं। ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? बाहर का साइड मैंने पॉलिश किया है, अंदर के पृष्ठ से, अंदर का पृष्ठ जो है इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। तो ये पोल हो गया। अब इस दर्पण को मैंने किसी ना किसी गोले से काटा होगा, और उस गोले का जो सेंटर होगा, कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको हम सी से दर्शित करेंगे। तो इस गोले को मैंने, इस दर्पण को मैंने जिस गोले से काटा था उसका कोई ना कोई केंद्र था, उस केंद्र को ही मैं इस गोले के लिए वक्रता का केंद्र कह रही हूँ। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ये दोनों तो पॉइंट है, ध्रुव भी पॉइंट है, वक्रता का केंद्र भी जो है एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो दूरी होगी उसे ही मैं क्या बोल दूंगी? उसे ही मैं वक्रता त्रिज्या जो है बोल दूंगी। वापस बताती हूँ, हम इसको अब इस बार उत्तल पे देखते हैं। उत्तल दर्पण बना लेते हैं हम, अंदर का साइड पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण बनाया मैंने, उत्तल दर्पण बना दिया। इसका जो परावर्तक पृष्ठ का सेंटर है वही इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, वही इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने किसी ना किसी सर्कल से काटा होगा, किसी ना किसी बड़े गोले से काटा होगा। जिस बड़े गोले से मैंने इसको काटा है वही इसका क्या कहलाएगा? वही इसका वक्रता का केंद्र कहलाएगा, वही इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से किसी से काटा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बोलोगे कि मैम इधर आना चाहिए, लेकिन जब हम डायग्राम्स को पढ़ेंगे, जब हम चित्रों को पढ़ेंगे, तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का जो केंद्र होता है, हम इस साइड बनाते हैं। भले उसकी कटिंग यूं करके बनाई गई है, जिससे हमने उसको काटा है, उसका जो कर्वेचर है वो इधर आना चाहिए, लेकिन हम इसको इधर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। होना इधर चाहिए क्योंकि आपने ग्लास को काटा ऐसे है, यूं आपका ग्लास कटा, इस साइड से आपका ग्लास कटा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आनी इस साइड चाहिए, वक्रता का केंद्र आना इस साइड चाहिए। लेकिन आप बुक में जितने भी चित्र देखोगे, उसमें जो उत्तल दर्पण के जितने भी आपको चित्र दिए हुए हैं, उसके अंदर वक्रता का केंद्र जो है आपको वो इस तरफ दिया हुआ है, आपके हिसाब से जो है सीधे हाथ की तरफ दिया हुआ है। आप ऐसे बैठे तो आपका सीधा हाथ है ना, तो सीधे हाथ की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। इतना तो समझ में आया आपको कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल बोल रहे हैं, और इस गोले को, इस दर्पण को, गोलीय दर्पण को जिस वक्र से, जिस गोले, बड़े गोले से हमने काटा है, उसके केंद्र को ही हम यहाँ पर वक्रता का केंद्र बोल रहे हैं। उस वक्रता का केंद्र और ध्रुव के बीच में जो दूरी है उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। क्या है? ये बना दिया हमने दर्पण,
ये अवतल दर्पण हो गया, बाहर से पॉलिश किया अवतल दर्पण। इसका जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो पोल हो जाएगा। इसको बड़े किसी गोले से काटा होगा, उस बड़े गोले का सेंटर ही क्या हो जाएगा, इसका वक्रता का केंद्र हो जाएगा। वक्रता के केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या है, पी से सी, पी से चालू हुई सी पर खत्म हो गई। लेकिन मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है इससे सीधी सीधी होकर के जो दूसरी रेखा गुजरती है, बड़ी रेखा जो गुजर रही है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। इस तरीके से आपकी आपकी जो वक्रता त्रिज्या है वो सी पर खत्म हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लंबी चलती रहती है, पोल से होते हुए सी से होते हुए आगे चलती रहेगी। वो आपकी मुख्य अक्ष है, लेकिन पी से चालू होकर जो सी पर खत्म हो गई है वो आपकी वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट देखेंगे हम मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच का एक अन्य बिंदु एफ होता है जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो यहां पर ये आपका एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। यहां पर ये आपका दर्पण है, ये तो अब आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने अभी अभी में बोल दिया है। ये पोल हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र पोल। इस दर्पण को हमने जिस गोले से काटा है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, इस दर्पण के लिए उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र और सी के बीच की दूरी जो होगी हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब इस वक्रता त्रिज्या के भी बीच का जो पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट, इस वक्रता त्रिज्या के बीच का भी जो एक मध्य पॉइंट होता है, देखो क्या लिखा है, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु एफ होता है जिसे मुख्य फोकस बोलते हैं। मतलब ये जो आपका ध्रुव है और ये जो आपका वक्रता केंद्र है, इसके मध्य में एक बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। अब इस एफ को पढ़ने की क्या जरूरत है, देखो मैं बताती हूँ। एफ एक्चुअल में जो है ना, इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती है, एक्चुअल में इसकी परिभाषा ये नहीं है कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। लिख के आ सकते हो, लेकिन इससे भी बहुत एक अच्छी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मानो ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसका पोल हो जाएगा, ये इसका पोल हो जाएगा और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये जो बड़ी वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी वाली लाइन जो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी मुख्य अक्ष जो है वो हो जाएगी। अब जब जब प्रकाश सोर्स से जो किरणें आती है, प्रकाश सोर्स से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जो आपतित किरणें आती हैं, वो आपतित किरणें जब इस दर्पण पर टकराएगी तो टकराने के बाद में जितनी भी प्रकाश की किरणें प्रकाश के सोर्स से आ रही है, प्रकाश के स्रोत से आ रही है, और ये किरणें कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ऐसी आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में हम क्या देखते हैं कि वो सारी की सारी किरणें दर्पण से टकराकर किसी एक पॉइंट से जा रही है। दूसरी किरणें भी, कोई दूसरी किरण आई है, वो दूसरी किरण भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण वापस से दर्पण से टकराई है और दर्पण से टकराने के बाद में वापस इसी पॉइंट से चली गई है, वापस जो है वो इसी पॉइंट से चली गई है। फिर तीसरी किरण को देखा, कोई तीसरी किरण आई, कोई तीसरी समांतर आई, मुख्य अक्ष से कोई तीसरी प्रकाश की किरण आई है जो मुख्य अक्ष से समांतर है। ये किरण भी जब दर्पण से टकराई तो टकरा करके वापस इस वाले पॉइंट से चली गई है। उसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से पड़ा होगा तो नीचे से वापस कोई दूसरी प्रकाश की किरण आई है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है। तो सारी की सारी वो किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो सारी की सारी किरणें क्या करती है, किसी एक बिंदु से पास हो रही है। वो सारी की सारी बिंदु क्या कर रही है, किसी एक बिंदु से पास हो रही है, और इसी बिंदु को हम मुख्य बिंदु या फिर मुख्य फोकस जो है वो बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, यही बिंदु जो है ना हमारा, यही बिंदु जो है हमारा मुख्य फोकस कहला रहा है। क्यों मुख्य फोकस कहला रहा है, फोकस का क्या मतलब है, एक जगह केंद्रित होना, सारे ध्यान को एक जगह केंद्रित करना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो समांतर आने के बाद में दर्पण से टकराने के बाद सारी की सारी किरणें एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती है, एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। तो सारी की सारी किरणें जिस पॉइंट पर केंद्रित हो रही है, जिस पॉइंट पर फोकस हो रही है, उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं कि मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस क्यों? क्योंकि सारी की सारी किरणें इसी पॉइंट पर जो है आकर के इकट्ठा हो रही है, इसलिए हम इसको मुख्य फोकस बोल देते हैं। फिर हमने देखा कि जो मुख्य फोकस पॉइंट है एफ से जिसको इंगित किया जाता है, ये जो मुख्य फोकस एफ है, ये ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बिल्कुल बीच में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम एफ बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और हमने क्या देखा है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद में इसी मुख्य फोकस पर, इसी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर सारी की सारी प्रकाश की किरणें आकर इकट्ठा हो जाती है, इसलिए हम इसको मुख्य फोकस बोल रहे हैं। पर ये इकट्ठा सिर्फ किसके, कौन से केस में होगी, कौन से दर्पण में इकट्ठी होती है ये? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सारी की सारी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो दर्पण से टकराने के बाद में एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, और वही पॉइंट अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसको पढ़ते हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जो प्रकाश सोर्स से आती है, वो परावर्तन के बाद, किससे परावर्तन हो रहा है? अवतल दर्पण से जब परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन होने के बाद अवतल दर्पण ही पढ़ा है हमने, अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, सारी की सारी आपतित किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद में सारी की सारी किरणें जो हैं इस मुख्य फोकस पर आकर के इकट्ठी हो जाती है। इसी वजह से हम इसे मुख्य फोकस बोल रहे हैं। और जो मुख्य फोकस है ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में आती है। अच्छा, अब अवतल के अंदर तो सारी इकट्ठी हो रही है, क्या उत्तल में भी ऐसा होता है? नहीं बच्चों, उत्तल में ऐसा नहीं होता। उत्तल में क्या होगा? उत्तल में, ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का क्या करते हैं हम, अंदर वाला भाग जो है वो पॉलिश कर देते हैं। अंदर वाला भाग जो हम इसका पॉलिश कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा, और इसका जो कर्वेचर है वो इधर हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा कि उस साइड क्यों बना रहे हैं। ठीक है, चलो हमने मिरर ही ऐसा बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका तो कर्वेचर इस साइड ही आएगा, इसका जो वक्रता का केंद्र है वो तो इस साइड ही आएगा, क्योंकि जो मिरर है वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं इसको कि हमारे पास में कोई गोलीय दर्पण था, उसको हमने कट करा, कट करने के बाद में जब उसके अंदर की साइड हमने पॉलिश कर दी, तो उसका वक्रता केंद्र क्या होगा, अंदर की तरफ ही आएगा, तो इसका वक्रता केंद्र है। अब ऊपर वाली लाइन के हिसाब से क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। ठीक है भाई, एफ कहलाएगा, अच्छी बात है, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना दिया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के केस के अंदर ही सारी की सारी जो आपतित किरणें हैं वो सारी आकर के इस प्रिंसिपल फोकस पर इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जब आप यही चीज आप उत्तल दर्पण के लिए नोटिस करोगे ना, जब ये चीज आप उत्तल दर्पण के लिए नोटिस करोगे, तो आप क्या देखोगे कि ये सारी की सारी प्रकाश किरणें जो है, जैसे मान लो ये मैंने कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है, इसको मैं बड़ा कर रही हूँ क्योंकि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हम बना देते हैं। इसको इधर से, ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी, पीछे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, कितना भी लंबा बना सकते हो आप इसको। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश स्रोत से आपतित किरणें आ रही है वो इस उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और ऐसे फैल जाती है। दूसरी किरण आई, वो भी टकराई और फैल गई। तीसरी किरण आई, वो भी टकराई और फैल गई। चौथी किरण आई, वो भी टकराई और फैल गई। इसी प्रकार से जितनी भी किरणें आकर के उत्तल दर्पण से टकरा रही है, तो टकराने के बाद में वो फैल रही है। तो इन फैली हुई किरणों को जब मैंने पीछे किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश की, तो मैं क्या देखती हूँ कि सारी की सारी बिंदुएं जो है, ये सारी की सारी किरणें जो है वो जाकर के किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है। तो
जब मैं इसको यहाँ से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैला हुआ प्रकाश आ रहा है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, तो ये फैला हुआ प्रकाश जो है किसी ना किसी एक पॉइंट से आ रहा होगा, किसी ना किसी एक बिंदु से आ रहा होगा, और ऐसा व्यतीत होता है कि ये जो बिंदु है, ये जो फैला हुआ प्रकाश है, ये इस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअली में नहीं आता, ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो प्रकाश की किरणें हैं इस पॉइंट से निकल करके फैल रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद में उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जो आपकी परावर्तन किरणें हैं, जो आपकी आपतित किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है, आपतित किरणें आ रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में सारी की सारी फैल रही है, और क्या लग रहा है कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही है। वो पॉइंट कौन सा है? ऐसा लगता है कि वो पॉइंट मुख्य फोकस एफ है ना, वो पॉइंट आपका मुख्य फोकस एफ है, तो क्या लगता है कि सारी की सारी जो किरणें हैं इस एफ से निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर दो अलग अलग डेफिनेशन होगी इसके लिए। इसके लिए मुख्य मुख्य फोकस को हम अलग से बोलेंगे, इसके लिए मुख्य फोकस को हम अलग से परिभाषित करेंगे। अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस को हम क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें आती है दर्पण से टकराने के बाद में एक किसी बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, और वही बिंदु जो है हमारा क्या कहलाएगा, वही बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें आती है, दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी एक बिंदु से निकल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारी की सारी जो किरणें हैं किसी एक बिंदु से निकल करके आ रही है, और वही बिंदु उत्तल दर्पण के लिए उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, ये मुख्य फोकस होगा वो उसका। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बुक में बना लेना है बिल्कुल अच्छे से। ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से। आप दोनों की परिभाषा लिखेंगे और दोनों को बनाएंगे। अपने हाथ से लिखा करो चीजों को, ताकि याद रहे। लिखने से, सुन करके लिखने से बहुत ज्यादा याद होता है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया है, और वो हमारा जो है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया है। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी क्या होगा? ये आपका दर्पण है, पोल, ये आपका क्या हो जाएगा? वक्रता का केंद्र। पोल और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होती है उसको आप वक्रता त्रिज्या बोलते हो। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य जो बिंदु होता है उसको आप फोकस बोलते हो। इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसको आप फोकस दूरी बोल दोगे, जिसको हम स्मॉल एफ से बताते हैं। देखो, अगर आप कैपिटल एफ लिख रहे हो ना, कैपिटल एफ का क्या मतलब है? कैपिटल एफ का मतलब है मुख्य फोकस, जो एक बिंदु है, जो एक बिंदु को बता रहा है। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस आपका एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। जब आप कैपिटल एफ लिख रहे हो तो आप बिंदु की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप स्मॉल एफ लिख रहे हो तो आप मुख्य फोकस दूरी की बात कर रहे हो। जब आप स्मॉल एफ लिख रहे हो तो आप फोकस दूरी की बात कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ को मिक्स नहीं कर देना है, दोनों अलग अलग बातों को बता रहे हैं। मुख्य फोकस क्या है? दूरी को बता रहे हैं, जो लंबाई है किसकी? फोकस दूरी की लंबाई है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। अगर आप बड़ा एफ लिख रहे हो मतलब आप मुख्य फोकस की बात कर रहे हो, स्मॉल एफ लिख रहे हो तो आप फोकस दूरी की बात कर रहे हो। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको आप फोकस दूरी बोल सकते हो। अब आपको क्या पता है, यहाँ पर जो पीसी है, पीसी क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है पीसी। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वक्रता की जो त्रिज्या है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सी क्या है? वक्रता त्रिज्या का केंद्र। सी क्या है? वक्रता त्रिज्या का केंद्र। सी जो है एक बिंदु को बता रहा है, और आर क्या है? इस वक्रता त्रिज्या के केंद्र की लंबाई, जिसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। उसके अलावा क्या है हमारे पास में? हमारे पास में जो ये पीएफ है, ये पीएफ क्या है? फोकस दूरी है ना? फोकस दूरी है। फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो
ये जो हमारी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या ये बड़ी वाली पीसी हो गई, और फोकस दूरी क्या है, ये पीएफ हो गई। तो ये जो पीएफ है, ये जो पीएफ है, ये पीसी का आधा नहीं दिख रहा है आपको, ये पूरा है ना, एफ पॉइंट पीसी के मध्य ही तो आ रहा है, तो पीएफ जो होगा वो आधा हो जाएगा पीसी का। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पीसी बराबर 2 पीएफ, और पीसी को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, और पीएफ को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, हम एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो आपकी वक्रता की त्रिज्या है वो फोकस की दूरी के डबल होती है, या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही सही है, आपको जो याद हो आप वो लिख सकते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके वापस आप देख सकते हो इस चीज को। द्वारक, द्वारक क्या होता है, लास्ट चीज है। अब आपका ये दर्पण है, पॉलिश कर दो इसको, कर दिया, ठीक है। कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इस अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, इस अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ जिससे परावर्तन हो रहा है, तो इस परावर्तन पृष्ठ को ही हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोल देते हैं। दर्पण की वो सतह जिससे परावर्तन हो रहा है वही यहाँ पर द्वारक कहलाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है गोलीय, गोल दिख रहा है आपको, ये इस पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा, एक गोल इसकी वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। समतल दर्पण की तो सीधी सीमा रेखा है, गोलीय दर्पण की कैसी है, वृत्ताकार सीमा रेखा है। और वृत्ताकार सीमा रेखा को ही जो कौन है, ये वृत्ताकार सीमा ही रेखा, इसी तो परावर्तन हो रहा है। तो इस गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसी परावर्तक पृष्ठ को हम द्वारक बोल देते हैं, एपर्चर बोल देते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे परावर्तन हो रहा है, जो परावर्तक पृष्ठ की तरह बिहेव करता है, भाई जिससे परावर्तन होगा वही तो परावर्तक पृष्ठ होगा। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे परावर्तन होता है वही आपका परावर्तक वही आपका द्वारक कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एपर्चर भी कहते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। अच्छा देखो, हमने सारी चीजें समझ ली है। क्या समझी है, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, द्वारक बोल देते हैं। तो एम क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। इस परावर्तक पृष्ठ के सेंटर को हम क्या बोल देंगे, इस परावर्तक पृष्ठ के सेंटर को हम पोल बोल देंगे, ध्रुव पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस गोलीय दर्पण को जिस बड़े गोले से काटा होगा उसके केंद्र को ही हम यहाँ पर इस दर्पण का वक्रता केंद्र बोल देते हैं, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इस पोल और वक्रता केंद्र से होते हुए एक लंबी सी लाइन जाती है, बड़ी सी लाइन जाती है, जिसको हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। P और C के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, P और C के बीच की दूरी आपकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इस P और C के बीच में एक मध्य एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं। इस इस P और F के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। बस यही तो पड़ा है। इसी चीज को हम उत्तल दर्पण के लिए बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में अंदर से हम इसको पॉलिश कर दें, या फिर उत्तल दर्पण जो है ना आप उस साइड बनाओ। ठीक है, ये जो उत्तल दर्पण है आपका, ये जो उत्तल दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे, इसको अंदर से पॉलिश कर देंगे। वैसे इतना ज्यादा गोल नहीं बनाना, थोड़ा ही गोल बनाना, बहुत ज्यादा गोल नहीं होता, ये छोटे ही होते हैं, छोटे थोड़ा कम गोल बनाएंगे हम इसको। अंदर से पॉलिश कर दें इसको। यहाँ पर ये पीस का पोल ध्रुव हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ की जो लंबाई होती है वही द्वारक कहलाता है। इस इसको हमने किसी ना किसी गोले से काटा होगा, उस गोले को हम क्या कह करके रिप्रेजेंट, उस गोले के केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वक्रता का केंद्र हो गया। इस वक्रता के केंद्र और
इस वक्रता के केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ बोलते हैं, और इस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की, एफ को मुख्य फोकस ही बोला जाता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हम है पढ़ के आ चुके हैं, इस लाइन इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करके बना रही हूँ, तो सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली है। अब हम ये देखेंगे कि इन गोलीय दर्पण द्वारा बनाए जाने वाले बिंब को नोटिस करेंगे कि ये एक्चुअली प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, बिंबों के प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज ये कैसी बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति भाई आपका प्रतिबिंब जहां बन रहा है वही प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वह स्थान जहां दर्पण का प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। क्यों मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने का क्या मतलब है, आपको ये बताना है कि दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बन रहा है। अगर आपका जो प्रतिबिंब है वो इस पॉइंट पर बन रहा है तो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर बन रहा है, इस बी पॉइंट पर बन रहा है, तो ये बी जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। तो वह स्थान जहां प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब की स्थिति कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रतिबिंब का साइज, आकार। प्रतिबिंब का साइज मतलब आपका जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब की तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा बना है, वही प्रतिबिंब का साइज या आकार हो जाएगा। मान लो आपके पास में आपका बिंब तो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब जो है वो इतना सा बन रहा है, तो बिंब की तुलना में जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो छाया बन रही है वो छोटी बन रही है, तो छोटी भी बनती है बड़ी भी बनती है। तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे। यह प्रतिबिंब का आकार जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब मतलब जो वस्तु है उसको यहाँ पर बिंब से बोला जा रहा है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा बना है, बराबर बना है, या वस्तु की तुलना में बड़ा बना है, वही यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज या आकार बोला जाता है। सभी चीज बना करके देखेंगे, हम सारे केस को डिस्कस करेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। जो आपका प्रतिबिंब होता है ना वो दो प्रकार का होता है, ये लिख भी लेंगे हम। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिबिंब होते हैं, एक तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब होते हैं, आभासी और सीधे प्रतिबिंब होते हैं। और दूसरे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, दूसरे होते हैं वास्तविक और उल्टे। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा वो उल्टा भी बनेगा। क्या होगा, जो प्रतिबिंब आपका वास्तविक है वही प्रतिबिंब आपका उल्टा भी बनेगा, और अगर आपका प्रतिबिंब आभासी है तो वो सीधा भी बनेगा। जो आप दर्पण में, समतल दर्पण में जो आप अपनी छवि देखते हैं, जो आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वह किसका उदाहरण होता है, वह आभासी व सीधे का उदाहरण होता है। सीधा तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम है वैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, तो सीधा तो है वो, लेकिन आभासी क्यों है, क्योंकि वो वर्चुअल है, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारी असल की दुनिया में नहीं है, वो कांच के अंदर बन रहा है, वो दर्पण के अंदर बन रहा है। आप उस दर्पण के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बना है आप उसको किसी और पर्दे पर नहीं दिखा सकते हो, तो इसलिए उन उन प्रतिबिंबों को क्या बोलते हैं, आभासी और सीधे। वह प्रतिबिंब जिसे आप किसी भी पर्दे पर नहीं दिखा सकते हो वह आपके आभासी प्रतिबिंब होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनेंगे। लेकिन जो आपके वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उनको आप किसी ना किसी पर्दे पर दिखा सकते हो। जैसे मूवी देखने जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, तो सामने जो स्क्रीन चलती है ना वो किसका उदाहरण है, वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है, क्योंकि आप उस जो फोटोज जो चल रही हैं उनको आप किसी पर्दे पर देख पा रहे हो, जिस जगत में आप हो उसी जगत के अंदर वो स्क्रीन को आप देख पा रहे हो, उन्हीं प्रतिबिंबों को आप उसी दुनिया में देख पा रहे हो। लेकिन ये क्या है, ये तो मिरर के अंदर चले जाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंबों को तो हम पर्दे पर दिखा सकते हैं और आभासी प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। वो आपको सीधे करके फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जो मूवी देखते हैं ना वो हमको फिर सीधी करके दिखाई जाती है, वैसे ही उल्टे ही बनेंगे। हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजों को देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वास्तविक, इनका क्या लिख सकते हैं कि ये पर्दे पर बनते हैं, पर्दे पर बनते हैं, किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, व्हाइट कलर का कोई पर्दा चाहिए होता है इनको दिखाने के लिए, और ये पर्दे पर नहीं बनते हैं।
पूछ लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको इसीलिए बताती हूँ, इतना ज्यादा रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि कुछ भी छूट नहीं जाए, दिमाग में सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू तो देखते ही हम आंसर कर दे। देखो आ गया ना, प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की है, वास्तविक और उल्टा, और सीधा और आभासी। यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के आगे सामने बनेंगे और उल्टे होंगे, दर्पण में बनेंगे ना हमेशा ये। और ये प्रतिबिंब दर्पण के, सॉरी हाँ ये तो वास्तविक है ना, तो दर्पण के आगे बनते हैं। मतलब कैसे, जैसे मान लो ये आपका दर्पण है, ये दर्पण है, तो यहाँ पर अगर आप किसी वस्तु को रख रहे हो, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर अगर आप किसी वस्तु को रख रहे हो तो इसका प्रतिबिंब जो है वो आपको इस कांच के आगे ही मिलेगा। लेकिन इस प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको यहाँ पर कोई ना कोई स्क्रीन लगानी पड़ेगी, कोई व्हाइट कलर की स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तभी आप इस प्रतिबिंब को देख पाओगे। लेकिन जो हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं, वो आभासी प्रतिबिंब आपको दर्पण के पीछे दिखते हैं, और ये हमेशा सीधे बनते हैं और ये हमेशा उल्टे बनेंगे। तो ये दर्पण के आगे बन रहे हैं और पर्दे पर बनते हैं, ये दर्पण के पीछे बनते हैं और पर्दे पर नहीं बन रहे, दर्पण के पीछे बन रहे हैं बस, पर्दे पर नहीं बनाए जा सकते हैं ये। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये उल्टे बनेंगे, हमेशा सदैव उल्टे होंगे, और ये हमेशा सीधे बनेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए आरेख नियम। अब ये समझने से पहले कि गोलीय दर्पण से किस किस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, हम पहले ये देख लेंगे कि आरेखों के नियम क्या है। देखो एक्चुअली इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। जैसे मान लो आपकी कोई भी वस्तु है, ये आपकी वस्तु है ना, आप मान लो अपने आप को ही देख रहे हो, ये आपकी कोई वस्तु है, तो ये जो वस्तु है ये बहुत सारे बिंदुओं की बनी हुई है। अगर मान लो मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन बहुत सारे बिंदुओं की बनी हुई होगी, करोड़ों बिंदुओं की बनी हुई होगी। हर बिंदु से लाइट टकरा करके आ रही है, हर बिंदु से लाइट टकरा करके आ रही है, हर बिंदु से लाइट टकरा रही है, हर बिंदु से लाइट आ रही है ना। यहाँ से इस बिंदु पर टकराई लाइट और वापस आई, इस बिंदु पर वापस लाइट टकराई और वापस आई। तो किसी भी वस्तु जो होगी वो बहुत सारे बिंदुओं के रूप में हम उसे देख सकते हैं, और वस्तु की हर बिंदु से लाइट टकरा करके आती है, और लाइट को हम यहाँ किरणों के रूप में देख रहे हैं। तो वस्तु की हर बिंदु से लाइट टकरा करके किरण के रूप में आ रही है। तो ये किरणें दर्पण से जाकर के कैसे टकराएगी, ये किरणें दर्पण से जाकर के कैसे टकराएगी, हम उसके नियम यहाँ देखेंगे। जो वस्तु है वो बहुत सारे बिंदुओं की बनी हुई है, हर बिंदु से आकर के लाइट टकराएगी, और लाइट टकरा करके दर्पण पे कैसे परावर्तित होती है, हम पहले उस चीज को देखेंगे। यहाँ पर दोनों की स्लाइड्स दिखा रही हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में गोलीय दर्पण है और सबकी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर अब हम पहले एक दर्पण बनाते हैं। ये दर्पण का पिछला भाग जो है हमने पॉलिश कर दिया है, जिससे ये हमारा कौन सा दर्पण बन गया है, ये हमारा अवतल दर्पण बन चुका है। अब मुझे एक बात बताओ कि हम तो यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। अब जैसे मान लो मुझे मेरा ही प्रतिबिंब देखना है, तो मेरे शरीर के हर बिंदु से लाइट टकरा करके दर्पण पर परावर्तित हो रही है, दर्पण से जाकर के टकरा रही है, फिर उससे परावर्तित होगी। तो क्या मैं करोड़ों लाइंस बनाऊंगी क्या, या फिर मान लो 10 लाइन थोड़ी बनाऊंगी समझने के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज को समझने के लिए हम सिर्फ 2 ही किरणों का प्रयोग करेंगे। क्या कह रही हूं मैं, भले ही हमारे किसी भी वस्तु से टकरा करके बहुत सारी, हर बिंदु से टकरा करके बहुत सारी किरणें जो है वो जाकर के दर्पण पर आपतित हो रही है, फिर वहां से परावर्तित हो रही है, लेकिन हम वो सारी बिंदु नहीं बना, हम वो सारी आपतित किरणें नहीं बनाएंगे। दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज को समझने के लिए हम सिर्फ 2 किरणों का प्रयोग करेंगे। अब वो 2 किरणें दर्पण से जाकर के किस प्रकार टकराएगी, पहले हम उसके नियम समझेंगे, उसके बाद में नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। रियल वर्ल्ड में भी हम करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स इसके, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पहले थ्योरी आनी चाहिए, पहले आपको कहानी पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे। एक्सपेरिमेंट कब करते हैं हम एक्सपेरिमेंट कब करेंगे, जब हमें थ्योरी पता होगी, जब हमें पता होगा कि हाँ ऐसा होता है, तभी तो उस चीज को हम सिद्ध करेंगे। तो पहले हम थ्योरेटिकली सीख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पर ये आपका दर्पण बनाया है मैंने, पीछे से पॉलिश कर दिया, तो ये अवतल दर्पण बन गया है। अवतल दर्पण के मध्य एक पॉइंट होता है जिसको पोल बोलते हैं।
इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, जिसको मतलब जिस दर्पण को जिस भी गोले से काट रहा है, उस काटा उसका कोई ना कोई केंद्र होगा जो इसका वक्रता का केंद्र हो गया है। ये इसकी वक्रता की त्रिज्या, इनके मध्य एक पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। पी और एफ के बीच में जो दूरी होती है वो फोकस दूरी हो जाती है। और इस पी और सी से होकर के गुजरने वाली एक लंबी रेखा को हम क्या बोल देते हैं, इस पी और सी से होकर के गुजरने वाली एक लंबी रेखा को हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। तो ये मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेती हूं मैं। तो देखो, पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु से, यहाँ वस्तु नहीं बना रही हूं मैं, ठीक है, यहाँ वस्तु नहीं बना रहे, वस्तु कहीं भी हो सकती है, हम तो मान रहे हैं कि वस्तु से ऐसी लाइन आएगी वैसी लाइन आएगी। अगर किसी वस्तु से टकरा करके किरणें आ रही हैं तो हमारे लिए वो कैसे, किसी वस्तु से किरणें आ रही है मतलब किरणें के जो आती हैं किरणें उनको क्या बोलते हैं हम, आपतित किरणें बोल रहे हैं। कि किसी वस्तु से किरणें जो आ रही है, अगर किसी वस्तु से किरणें आ रही है तो वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद में अलग अलग तरीके से वापस जाती है। अब जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है कि अगर ये आपका दर्पण है तो कोई किरण ऐसी सीधी आ रही है, कोई ऐसी टेढ़ी आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, तो अलग अलग तरीके से किरणें आ सकती है। तो हम ये देखेंगे कि अगर किरणें अलग अलग तरीके से आती तो टकरा करके पहले वापस कैसे जाती है, इस चीज को समझते हैं। तो ये हमारा दर्पण है, यहाँ पर कोई आपतित किरण आ रही है और वो आपतित किरण कैसी आ रही है, वो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। वो आपतित किरण जो है हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। एक सेकेंड, ये जो आपतित किरण है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो कभी भी कोई किरण, कभी भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो सदैव ही उसकी मुख्य फोकस से होकर के वापस चली जाती है। वापस बोल रही हूं मैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह उसकी मुख्य फोकस से होकर के वापस चली जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो समांतर किरण जो है दर्पण से आपतित होने के बाद में टकरा करके वापस मुख्य फोकस से चली जाएगी। समांतर किरण आ रही है, मुख्य फोकस से टकरा करके जाएगी। किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य फोकस से वापस चली जाएगी। ये पहला नियम है। इसी चीज को हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, हम इसको अंदर से पॉलिश कर देंगे और बाहर वाला पृष्ठ जो होगा वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जो होगा, वस्तु जो होगी वो हमेशा उल्टे हाथ पे रखी जाती है। तो हमारी कोई वस्तु की भी कांच ऐसे रखोगे तो इस तरीके से किरण आएगी, यहाँ पर ये एफ और यहाँ पर ये सी। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पी से एफ की जितनी दूरी ले रहे हो एफ से सी की भी उतनी ही दूरी लो। अगर आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो इन दोनों के बीच में भी 2 सेंटीमीटर का गैप ही लो, ताकि डायग्राम अच्छा बने और जब आप प्रतिबिंब की रचना करेंगे ना तो फिर वहां दिक्कत आती है। तो कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर आती है तो वो सदैव कहाँ से जाती है, फोकस से पास होती है। लेकिन हमने तो देखा है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसके अंदर तो किरणें क्या है, टकरा करके वापस चली जाती है, इस तरीके से चली जाती है। तो हमें क्या लगता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस तरीके से फोकस से निकल करके आ रही होगी। तो क्योंकि ये चीज कांच के पीछे हो रही है इसलिए हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं, और ये रियल वर्ल्ड में हो रही है। वापस यहाँ हम जहाँ है वहीं वापस ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो हम इसको नॉर्मल वाली लाइन से बता रहे हैं। तो क्या पहला रूल है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरे नियम में क्या है, दूसरे नियम में हमारे पास में ये हमारा उत्तल और अवतल दर्पण है। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, पहले हम अवतल दर्पण का देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ये हमारी ध्रुव, ये हमारी मुख्य अक्ष और ये हमारा मुख्य फोकस, और ये जो है हमारा
वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से पास होते हुए आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से पास होकर के आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यही दूसरा नियम है। दूसरे नियम में क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण से फोकस से पास होते हुए आपतित होती है, तो दर्पण दर्पण से टकराने के बाद में वो जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर पास हो जाएगी। सेम चीज को हम उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसे होगा ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव, मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है और वो फोकस से पास हो रही है, तो फोकस से पास होने के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यदि कोई प्रकाश किरण है, ये यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से एक सेकेंड, यहाँ से ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारे दो नियम हो गए हैं। पहला नियम तो क्या कहता है कि अगर कोई किरण प्रकाश स्रोत से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो फोकस से पास हो जाती है, समांतर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। और अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से फोकस से पास होते हुए आपतित होती है दर्पण पर, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो फोकस से पास हो रही है, और अगर फोकस से पास होते हुए प्रकाश किरण आती है, आपतित किरण आती है, तो वो दर्पण से आपतित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा कहता है कि प्रकाश किरण अगर कोई प्रकाश किरण केंद्रक से, कौन सा केंद्र है ये हमारा? अगर कोई प्रकाश किरण स्रोत से इस प्रकार आ रही है कि वो वक्रता केंद्र से पास हो रही है, तो वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। वो जिस रास्ते से आई है वो उसी रास्ते से वापस जो है लौट जाएगी। एक सेकेंड, इसको वापस ड्रॉ कर देते हैं हम कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से पास होते हुए आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो वो मिरर से, जो वो दर्पण से टकराने के बाद में वापस उसी रास्ते लौट जाएगी। मतलब जिस रास्ते से आई है, इस तरीके से आई है ना, तो इसी रास्ते पे वापस वो चली जाएगी। सेम चीज को हम उत्तल दर्पण के लिए बना लेंगे। तो ये हमारा पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये जो है हमारा कर्वेचर हो जाएगा। तो तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से पास होती हुई आ रही है, तो वो प्रकाश किरण वापस वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाएगी। तो प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी और वक्रता केंद्र पर इस तरीके से पास होते हुए जाएगी। और ये थोड़ा कॉपी नहीं है ना, थोड़ा सा टिल्ट बनता है ये, तो हम यहाँ पर सी को इधर मेंशन कर लेंगे। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता वक्रता केंद्र से पास होती हुई आ रही है, तो वापस वो उसी रास्ते लौट जाएगी। और ये वाली जो चीज है ना, आपको ये डॉटेड बनानी है। जितनी भी चीजें मिरर के पीछे बन रही है ना, वो सारी डॉटेड बनेगी। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर फिर ठीक से ड्रॉ नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, लेकिन आपको जो लाइन है ना, इसको डॉटेड बनाना है। ठीक है, ये जो लाइन बनाओगे आप पूरी की पूरी डॉटेड बनाओगे। दर्पण के पीछे जो लाइन बना रहे हैं हम उसे डॉट से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे सेगमेंट्स में। और चौथा और आखिरी नियम क्या है हमारा? वो ये है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो है हमारी,
कोई भी प्रकाश की किरण जो है हमारी, अगर वो इस प्रकार आ रही है कि सीधा आकर के वो ध्रुव से टकरा रही है, किस तरीके से आ रही है कि प्रकाश किरण आकर के सीधा अगर ध्रुव से टकरा रही है, पी से टकरा रही है, तो जितने डिग्री के कोण पर वो ध्रुव से टकराई थी, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो वापस यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। मतलब अगर आपकी आपतित किरण आकर के सीधा का सीधा ध्रुव पर टकरा रही है, तो ध्रुव से टकराने पर उसने मुख्य अक्ष से जितने डिग्री का एंगल बनाया था, उतने ही डिग्री के एंगल से वो वापस कहाँ चली जाएगी, उतने ही डिग्री के एंगल से वो, उतने ही डिग्री के कोण से वो पोल से टकरा करके वापस चली जाएगी। इसी चीज को हम कोण के लिए बना लेते हैं, इसी चीज को हम उत्तल दर्पण के लिए बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार आ रही है, पोल से टकरा रही है, तो वापस पोल से टकरा करके वापस चली जाएगी। ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया है हमारा। ये जो हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, वही परावर्तन के नियम जो है वो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर लागू होते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैम लंबवत तो हमने बनाई नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो नॉर्मल बनती है ना, लंबवत जो बनती है ना, वो सी से पास होती है। तो आप यहाँ पर लंबवत भी बना लेते हो, इन डायग्राम्स के अंदर हम लंबवत भी बना लेंगे। ये जो है हमारी लंबवत है, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ से हमारी जो है नॉर्मल पास होगी, इस तरीके से। तो ये हमारा आई हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। इसी प्रकार आप सब में बना लेंगे। सी से पास होती है, सारे डायग्राम्स में हम उसे सी से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तब तो उसका काम नहीं आता, और वैसे भी सारी जगह नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे नियम जो है उसमें आप डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन अगर कोई बाई चांस पूछ ले कि जो गोलीय दर्पण है उनकी लंबवत कहाँ से पास होती, तो आप बोलोगे कि जो गोलीय दर्पण का लंबवत है, गोलीय दर्पण की जो नॉर्मल होती है वो उनके वक्रता केंद्र से पास होती है। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होती है। तो आज के लेक्चर में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे गोलीय दर्पण है उनके द्वारा किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। अलग अलग दूरी पर रखने पर, दूरी बदलने पर जो जिस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वो प्रतिबिंब का जो नेचर है वो बदल जाता है। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बिंब को, किसी वस्तु को मैं बहुत ज्यादा दूर रखती हूँ, अनंत पर रखती हूँ, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब आपको मिलता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखती हूँ तो मुझे सेम साइज का प्रतिबिंब मिलता है। थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और इनकी प्रकृति भी बदलती है। अगर कभी कभी तो ये क्या करेंगे, कभी कभी तो ये आपको वर्चुअल, आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाते हैं, कभी आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दिखाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।